बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में देवदत्त नाम का राजा रहता था। उसके 3 बेटे थे। उसके पास एक बहुत बड़ा राज्य था। राजा देवदत्त अब बूढ़ा हो चुका था और उसे अब उस राज्य का उत्तराधिकारी चुनने का वक्त आ गया था। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। कुछ सालों के बाद मुझे इस दुनिया से भी विदा लेना होगा। अब मुझे अपना राज्य अपने बेटों के हवाले करना होगा ताकि इस राज्य की प्रजा को एक बेहतर राजा मिल सके। ऐसी अशुभ बातें ना बोले महाराज, अभी तो आप और जिएंगे। जिसको भी जीवन मिला है, एक ना एक दिन सबको ही जाना है। कोई भी अमर नहीं है इस धरती पर। मुझे तो चिंता इस बात की है कि मेरे तीनों बेटों में से वो कौन होगा जो प्रजा को साथ लेकर चलेगा और एक अच्छा शासक और सही राजा बन पाएगा। महाराज, इस बात का उत्तर आपको वक्त आने पर ही मिल जाएगा। वक्त ही सबकी परीक्षा लेता है। इस बात को आप वक्त पर ही छोड़ दीजिए। राजा अब कुछ सोच रहा होता है। इस बात को वक्त पर छोड़ने की जरूरत नहीं है सेनापति। मुझे अभी एक तरकीब सूझी है। इस तरकीब से पता चल जाएगा कि मेरे तीनों बेटों में से कौन राजा बनने के लायक है। राजा वहाँ से अपने एक बचपन के दोस्त के यहाँ चला जाता है। उसका दोस्त एक गरीब आदमी था। वह राजा को देखकर बहुत खुश होता है। राजा कहता है, कैसे हो मेरे दोस्त संपत? अरे इतने बड़े महाराज आज इस गरीब की कुटिया में कैसे? अरे भाई, दुनिया के नजरों में मैं महाराज हूँ, पर तुम्हारे लिए तो मैं बचपन का दोस्त हूँ ना। क्यों संपत? ऐसा पहली बार हो रहा है कि भगवान कृष्ण खुद सुदामा के घर पहली बार पधार रहे हैं। क्यों महाराज? अब तुम जो भी कहो, पर सच तो ये है कि मैं तुमसे मदद मांगने आया हूँ दोस्त। आपके पास तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है महाराज। आपको भला मेरे मदद की जरूरत कैसे पड़ गई? यह मेरा काम तुम ही कर सकते हो संपत। जी बताइए ना, मुझे क्या करना होगा? दरअसल कुछ सालों बाद मेरी हालत राज्य चलाने की नहीं रहेगी। मुझे मेरे तीनों बेटों में से एक को राजगद्दी देनी पड़ेगी। अब कौन उस राजगद्दी का असली हकदार है, ये पता करने के लिए तुम्हें और मुझे एक नाटक रचना होगा। कैसा नाटक महाराज? और फिर राजा संपत को सारी बात समझा देता है। ठीक है, मैं समझ गया। मैं ये बहुत अच्छे से कर लूंगा महाराज। इस नाटक से यह पता चल जाएगा कि कौन एक सच्चा इंसान है और प्रजा की देखभाल कर सकता है, और उसी बेटे को मैं अपनी राजगद्दी दे दूंगा। कुछ समय बाद राजा अपने महल में वापस आता है। राजा अपने तीनों बेटों को बुलाता है। उसके तीनों बेटों के नाम थे दिनेश, सुरेश और रमेश। राजा अपने तीनों बेटों को एक एक करके कमरे में बुलाता है और सबसे एक ही बात बोलता है। जी पिताजी। दिनेश, तुम मेरे सबसे प्रिय पुत्र हो और मुझे लगता है कि तुम सबसे ज्यादा काबिल हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हें मेरे सिंहासन का उत्तराधिकारी चुना जाए। ये तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी पिताजी। ठीक है, अभी तुम जाओ, पर ध्यान रखना ये बात किसी से कहना मत कि मैंने तुम्हें अगले राजा के रूप में चुना है, ठीक है? थोड़ी देर बाद राजा सुरेश और रमेश को भी एक एक करके अंदर बुलाता है और उनसे भी यही कहता है कि वह अगले राजा बनेंगे और वह यह बात किसी को भी ना बताए। वहाँ सेनापति भी था। वह यह सब देखकर हैरान था कि यहाँ चल क्या रहा है। सेनापति से रहा नहीं गया और वह राजा से पूछने लगा, महाराज, यहाँ चल क्या रहा है? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। आखिर आपने तीनों पुत्रों को राजा बनाने का आश्वासन क्यों दिया? तुम बस देखते जाओ सेनापति, इन तीनों राजकुमारों की अब परीक्षा होने वाली है। तीनों भाई बहुत खुश थे। सबको लग रहा था कि अगले राजा वही बनेंगे, लेकिन वह यह नहीं जानते थे कि उनका सामना एक परीक्षा से होने वाला है और उसमें सफल होने के बाद ही उन्हें राजगद्दी मिलेगी। कई दिन बीत जाते हैं। तीनों भाई राजा बनने के सपने देख रहे थे। तभी एक सभा बुलाई जाती है। उसमें राजा, उसका सेनापति और राजा के तीनों बेटे भी वहाँ मौजूद थे। वहाँ एक कैदी भी था जिसके अपराध के बदले उसे सजा मिलने वाली थी। वह कैदी कोई और नहीं, राजा का मित्र संपत था, जो सिर्फ कैदी होने का नाटक कर रहा था। क्या हुआ पिताजी? इसका अपराध क्या है और इसे क्या सजा दी जाने वाली है? इसे इसी समय फांसी दी जाने वाली है। पर फांसी ही क्यों? इसने क्या अपराध किया है? इस इंसान ने आज मुझे 10 लोगों के सामने गाली दी है। राजा के खिलाफ जो भी आवाज उठाता है उसका सिर्फ एक ही दंड है और वो है मृत्यु दंड।
ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? इतने छोटे अपराध के लिए इतना बड़ा दंड, ये कैसा न्याय है? अब तुम मुझे न्याय और अन्याय के बारे में समझाओगे? इसने सबके सामने मेरा अपमान किया है, इसे तो आज मृत्यु दंड मिलकर ही रहेगा। ये तो गलत है पिताजी। प्रजा में हर किसी को अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी होनी ही चाहिए। फिर भी अगर वह सीमा से बाहर चला जाता है तो उसे दंड देना चाहिए, लेकिन इतना बड़ा दंड नहीं कि उसका जीवन ही खत्म हो जाए। मैं आप तीनों राजकुमारों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आप महाराज से कहिए कि मुझे माफ कर दीजिए। पिताजी, मैं क्षमा चाहूँगा, पर मैं आपके इस निर्णय के बिल्कुल खिलाफ हूँ। अच्छा, और कौन कौन मेरे निर्णय के खिलाफ है और इस अपराधी को बचाना चाहता है? मैं भी इस निर्णय के खिलाफ हूँ पिताजी। हाँ पिताजी, मैं भी इस निर्णय के विरोध में हूँ। राजा मन ही मन सोचता है कि मेरे तीनों पुत्र तो सच में समझ रखते हैं कि किस अपराध की क्या सजा होनी चाहिए, और राजा कहने लगता है, मतलब तुम तीनों चाहते हो कि इस अपराधी को मृत्यु दंड ना दिया जाए? तो ठीक है, तुम तीनों एक एक करके मेरे कमरे में आओ। राजा अपने कमरे में चला जाता है और तीनों बेटों को एक एक करके अंदर बुलाता है। सबसे पहले रमेश अंदर आता है। राजा कहता है, तो तुमने मन बना लिया है कि तुम अपराधी को मौत की सजा नहीं दिलवाना चाहते? जी पिताजी, उसका अपराध इतना बड़ा नहीं है कि उसको मौत की सजा मिले। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं उस अपराधी की मौत की सजा माफ कर देता हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें अपना सिंहासन छोड़ना होगा। क्या ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? हाँ, तुम एक राजा के निर्णय को बदलने को कह रहे हो, उसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। मैंने जो तुम्हें सिंहासन देने की बात की थी, तुम्हें उसका बलिदान देना पड़ेगा। बोलो, तैयार हो इसके लिए? रमेश कुछ देर सोच में पड़ जाता है और कहने लगता है, पिताजी, मैं उस आम आदमी के लिए अपना भविष्य दांव पर नहीं लगा सकता। आप उसे मौत की सजा दे दीजिए। फिर राजा अपने दूसरे बेटे सुरेश को अंदर बुलाता है और उससे कहता है कि अपराधी की सजा माफ करने के बदले तुम्हें अपना सिंहासन छोड़ना पड़ेगा। क्या एक आम इंसान की जिंदगी बचाने के लिए मैं अपना सिंहासन छोड़ दूं? ये कभी नहीं हो सकता। आप उस अपराधी को मृत्यु दंड दे दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब राजा उदास हो जाता है कि उसका दूसरा बेटा भी अपनी जुबान से पलट गया। फिर वह अपने तीसरे बेटे दिनेश को अंदर बुलाता है और वही बात उससे भी कहता है। पुत्र दिनेश, क्या तुम उस अपराधी को मृत्यु दंड देने के खिलाफ हो? जी पिताजी, न्याय यही कहता है कि जितना बड़ा अपराध हो, दंड भी उतना ही होना चाहिए। ना ही छोटे अपराध के लिए बड़ा दंड मिलना चाहिए और ना ही बड़े अपराध के लिए छोटा दंड मिलना चाहिए। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं उस अपराधी को माफ कर दूं, तो तुम्हें उसके बदले खुद कुछ बलिदान देना होगा। जी बिल्कुल, मैं उस इंसान को न्याय दिलाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप बताइए, मुझे क्या बलिदान देना होगा? याद है, मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। बस तुम्हें उसी का बलिदान देना होगा। अगर तुम चाहते हो कि वह इंसान बच जाए, तो तुम्हें राजा बनने का सपना हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देना होगा। मुझे मंजूर है। दुनिया का कोई भी सिंहासन प्रजा से बढ़कर नहीं होता, और प्रजा के साथ मैं अन्याय होने दूंगा तो वैसे भी मैं राजा बनने के काबिल नहीं रहूंगा। आखिरकार मुझे अपना उत्तराधिकारी मिल ही गया। मेरे बाकी दोनों बेटे अपने स्वार्थ को प्रजा से ऊपर रखते थे, लेकिन मेरा पुत्र दिनेश उनसे ऊपर है। वह न्याय करने के लिए अपना सिंहासन तक छोड़ देने को तैयार है। वाह बेटे, मुझे तुम पर गर्व है। तुम परीक्षा में सफल हुए मेरे बेटे। कैसी परीक्षा पिताजी? आओ, मैं तुम्हें उस अपराधी से मिलवाता हूँ। तभी संपत अंदर आता है। मेरे अभी के महाराज और भविष्य के महाराज, आप दोनों को प्रणाम। इस इंसान ने कोई भी अपराध नहीं किया है और इसे कोई भी दंड नहीं दिया जाने वाला। यह मेरे बचपन का मित्र संपत है, जिसके साथ मैंने ये परीक्षा ली, और इस परीक्षा में तुम अपनी न्यायप्रियता के कारण सफल हुए मेरे पुत्र। पिताजी, आपने बचपन से मुझे जो भी सिखाया है वह मैंने अपने जीवन में भली भांति उतारा है। मैं जानता हूँ कि संसार में न्याय से बढ़कर कुछ भी नहीं। एक सच्चा राजा कभी भी निर्दोष को सजा नहीं देगा। वाह, तुम 100% काबिल हो इस सिंहासन के। अब राजा अपने बेटे दिनेश को अगला राजा घोषित कर देते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।